गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो इससे पिछली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने जो है रिमूवल ऑफ जजेस और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो कवर कर चुके हैं, और आज जो हमारी थर्ड क्लास होगी इसमें हम जो है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप किसी भी तरीके से जो है वो बना सकते हो। जैसे हम जो है यहाँ पे ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है इसको कवर करेंगे। आप इसको जो है टेबुलर फॉर्म में अगर आप चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हो, और अगर नॉर्मल जैसे आप नोट्स बनाते हो आप इसको वैसे भी कवर कर सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे ही हमारी क्लास जो है आज की क्लास जो है जो फिनिश होगी उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको लिखवाए थे जो अभी तक जो है जुडिशरी के रिगार्डिंग जो पूछे जा चुके हैं। 3 क्वेश्चंस उसमें से जुडिशरी से रिलेटेड थे और एक क्वेश्चन जो था वो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था, आपका जीएसटी वाला क्वेश्चन था। जो आज की क्लास में जैसी क्लास हमारी फिनिश होगी तो 5 क्वेश्चन जो है जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और जैसे ही हमारा जुडिशरी का टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा वैसे इसके आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा दिए जाएंगे। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद एक ही क्लास आपकी रहती है जिसमें आपको ट्रिब्यूनल्स करवाने मैंने और ADR करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होगी उसमें जो जितने मैंने आपको क्वेश्चन जो है लिखवाए हैं 4 क्वेश्चन एक क्लास में डिक्टेट करवा दिए जाएंगे आपको, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो उससे नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको डिक्टेट करवा दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी पावर्स जो है मैं आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में जितने भी इनकी पावर्स जो है उनको एक बार समझा दूंगा। देन उसके बाद जो है हाई कोर्ट की पावर्स जो होंगी उसके नोट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं तो उसमें से देख के जो है आप उसके नोट्स जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होती है इनमें सबसे पहले आपकी पावर आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसे इसमें आप देखते होंगे कि जुरिस्डिक्शन में एक अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है या रिट जुरिस्डिक्शन होती है। तो ओरिजिनल और जो आपकी अपीलिएट जो होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कहीं पे भी मतलब जो है वो ये बनता है कि अगर कोई भी केस आता है मतलब ये क्या चीज जो है ये कहलाएगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी केस आता है, जनरल हमारा जो प्रोसीजर क्या होता है कि पहले केस जो होता है वो लोअर कोर्ट्स में जाता है, देन उसके बाद हायर कोर्ट्स में जाता है, देन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और वो केस जो है वो किस तरीके से जाता है वो जब हम अपीलिएट जुरिस्डिक्शन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जो है आपको लेके जाना होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, तो जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे वो चीज सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि ये केस जो है ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। ठीक है, तो वो किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास जो है केस डायरेक्टली जाता है, अगर जो है 3 केसेस में जो केस जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा अगर 2 स्टेट जो है उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, अगर 2 स्टेट्स के बीच में 2 स्टेट्स या फिर 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है तब ये जो है जो ये केस जो होगा या ये कॉन्फ्लिक्ट जो होगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 स्टेट्स अगर 2 स्टेट्स के बीच में है तब भी ये सेंटर के पास जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है केस डायरेक्टली वहां जाएगा, या फिर बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो ये चीज जो होती है इसमें 3 केसेस बनते हैं आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कि अगर 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सुलझाएगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन देखेगा, वो देखेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट, अगर 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तब भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है ये रखी गई है कि आप हर एक केस के लिए जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो एलोकेशन होती है
रिसोर्सेज की या जो फाइनेंस कमीशन जो है एलोकेशन करके भेजता है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखे जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया या दूसरी चीजें हो गई। अब आप कोई दूसरी स्टेट, मान लो पंजाब जो है वो सेंटर में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकती कि हमें जो है वो कम एलोकेट किया गया है जो पैसा जो है कंपेयर टू आपका यूपी, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजें लेके आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जा सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या दो स्टेट से ज्यादा स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तब वो केस जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तब भी वो केस जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये चीज कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट आती है इसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है, रिट्स जो है ये मैंने आपको पहले कवर करवाएंगे, ठीक है। जब हम कर रहे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कर रहे थे, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो रिट्स आती हैं, 5 रिट्स आती हैं आपकी, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गई या आपकी मैंडमस हो गई, देन हो गई आपकी प्रोहिबिशन हो गई, सर्जरी हो गई, ठीक है। तो ये जो है ऐसी आपकी रिट्स जो है वो इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो ये होती है आर्टिकल 32 में जो है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है रिट्स इशू करने की, और आर्टिकल 226 में जो है पावर दी गई है सुप्रीम हाई कोर्ट को कि वो भी रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। यहां पे बस इतना समझने की जरूरत है कि हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो कंपैरेटिवली कम है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है वो कंपैरेटिवली कम है, और जो हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जो है वो तभी इशू करेंगे अगर किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 के तहत वो आर्टिकल 32 जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के पास जो है वो पावर ज्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही जो है रिट्स जो है वो इशू नहीं कर सकते, अदरवाइज भी वो जो है नॉर्मल चीजों के लिए भी रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें 5 रिट्स जो है वही आएंगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। अपील, APPELLEATE, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। तो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन जो है इसमें 4 चीजें जो है वो आपकी कवर होती हैं। एक जैसे आपके सिविल मैटर्स हो गए, दूसरे आपके क्रिमिनल मैटर्स, तीसरे आपके हो गए मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करने हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। एंड देन फोर्थ हो गया आपके स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। ये होता है आपका आर्टिकल 136। तो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर, ठीक है, जो सिविल मैटर हो, सिविल मैटर जिसमें पैसे से रिलेटेड जो आपके मैटर्स वगैरह आ जाते हैं, उन सब चीजों को सिविल मैटर्स जो है वो कहा जाता है। जो लॉयर्स जो है या एडवोकेट जो है वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं जिसमें ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, जिसमें क्राइम जो है वो इन्वॉल्व हो या जिसके लिए जो आपको जो है जेल जो है वो भेजा जा सके, वो चीजें जो है वो आपकी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स जो होती हैं, मान लो कुछ भी आप चेंज जो है वो करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज जो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अपील के अंदर आएगी। और उसके अलावा स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है, स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है वो ऐसी होती है कि मान लो कोई भी ऐसा मैटर आ गया है, ठीक है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के तहत जो है उस मैटर को स्पेशल लीव पिटीशन में डाला जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले इन दो चीजों को समझो, ठीक है। अब कोई भी मैटर होता है, अब जो जनरल प्रोसीजर होता है ना वो यही होता है कि जो सिविल मैटर होगा या क्रिमिनल मैटर होगा वो पहले आपके जो लोअर कोर्ट्स जो होते हैं वहां पे जाते हैं, देन उसके बाद जो है आपके हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्टली जो है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के तहत वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, ठीक है।
अगर कोई भी सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, पैसे का डिफरेंस होता है। उसमें पैसा दिया होता है, जो आपके नोट्स है उसमें पूरा आपको जो है वो मेंशन करके भेजा हुआ है कि कितने से कितने लाख तक का जो मैटर है वो हाई कोर्ट में ही सॉल्व होगा, ठीक है। अगर उससे अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है देन वो आपके सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बहुत से काम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैटर जो होंगे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो उसके लिए एक प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करना होता है। कोई भी सिविल मैटर या फिर क्रिमिनल मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता, वो पहले जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। वहां पे अगर जो है आपका जो जिस बंदे ने पिटीशन डाली है या जिस बंदे के अगेंस्ट जो है केस डाला हुआ है, अगर वो वहां से सेटिस्फाइड नहीं है देन वो हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील कर सकता है, लेकिन उसको पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट परमिट करते हैं उनको कि चलिए आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, देन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाध्य नहीं है कि उनको उनका सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर जो होगा वो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर उन्हें नहीं लग रहा कि इसमें इनका जो केस है उसमें कोई ऐसा खास कोई दम है, तो वो उनका मैटर सुनने से मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये कहलाती है एपिलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सिविल समझ में आ गया आपको, क्रिमिनल जो है वो समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर जो है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व है कि सुप्रीम कोर्ट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो होने हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई भी मैटर जो होगा वो चीज जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो है वो कहलाएगी। तो कुछ भी चेंज जो होना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो है डायरेक्टली आपका वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जा सकता, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी जो है इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है, तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हो। लेकिन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सी चीजें हमने कवर की हैं, अगर उस बाकी चीजों से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकी चीजें दी गई हैं अदर देन फंडामेंटल राइट, अगर उनमें कुछ चेंज हो रहा है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अपील में आएगा, ठीक है। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर होती है कि वो चाहे तो उसको सुने उस अपील को, वो चाहे तो उस अपील को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट की ये पावर्स होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो होती है उनको सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुने या फिर मना कर दे, ये उनकी एपिलिएट जुरिसडिक्शन जो है वो कहलाती है। लेकिन लोगों के पास जो है वो पावर होती है कि वो वहां पे अपील कर सकते हैं, हाँ उस अपील को सुनना ना सुनना वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे मैटर्स आ गए जिनको जो है क्या कहते हैं, जिनकी जरूरत आन पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट उसको जो है वो बात उनकी सुने, ठीक है। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जी की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे या फिर सुन ले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं स्पेशल लीव पिटीशन जो होती हैं वो क्या चीज होती है, जैसे कि आपके द आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं ना जो श्री श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना एक यमुना के आसपास यमुना की क्लीनिंग का प्लान जो था वो स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए कोई कैंप वगैरह लगाया था, ठीक है। स्पेशली पिटीशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो उन्होंने कोई कैंप वगैरह जो है वो लगाया था, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है यमुना के आसपास का जो एरिया जो है उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार से परमिशन मांगी, ठीक है। सरकार ने उनको परमिशन जो है वो दे भी दिया। अदरवाइज ये जो गवर्नमेंट जो होते हैं इनको इनके काफी सारे लिंक्स जो हैं वो होते हैं, तो इनको परमिशन वगैरह जो होती हैं वो इजीली मिल जाती हैं। तो इन्होंने सरकार जो थी उससे परमिशन मांगी। केस जो है जब परमिशन मांगी तो इन्होंने वहां के सफाई वगैरह जो है वो उन्होंने बोला कि हम जो है वहां की सफाई वगैरह जो है वो करेंगे। लेकिन इनके खिलाफ जो है PIL जो है वो डल गई, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इनके खिलाफ जो है PIL डल गई। तो उसमें बोला गया कि अगर ये वहां की सफाई वगैरह जो है वो कर देते हैं, उससे क्या होगा कि वो जो गंगा यमुना रिवर जो है उसके जो पास में एम्बैंकमेंट एरिया जो है ये उसको क्लीन करना चाहते थे। लेकिन अगर उसको क्लीन कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्लड्स वगैरह जो है वो आने का खतरा जो है वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एम्बैंकमेंट जो होते हैं ये उसको फ्लड्स को आने से रोकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इनके खिलाफ जो है पिटीशन वगैरह जो है वो डल गई, ठीक है। अब पिटीशन जब डली वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो है अगर आप चाहते हो कि आप इसकी सफाई करना चाहते हो तो आप वो कर दो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा,
5 करोड़ रुपया जो है वो आपको यहाँ पे जमा करवाना होगा। तो ये उस टाइम पे बड़े जो आपके ये जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे, ठीक है, फॉरेन से भी लोग वगैरह आए हुए थे, तो उस टाइम तो मतलब बड़े इन्होंने चौड़ में दिखा के तो इन्होंने कह दिया कि हम जी हम दे देंगे 5 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये पूरा इन्होंने अपना कैंप वगैरह लगा लिया, बाद में बोलते कि हमारे पास तो 1 करोड़ रुपया ही है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि वो मसला जो था वो चला गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये PIL इस तरीके से होती है कि जैसे ये था, ठीक है, PIL थी। अब ये किस चीज में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास किस तहत गई थी, ये गई थी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, ठीक है। अब मसला तो छोटा सा है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीजें जो है इस चीज को समझाने के लिए कि स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो क्या होती है, तो वो इस तरीके के मसले जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं वो जाते हैं आपके स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, ठीक है, कि जिनको सुनने की जरूरत जो है वो हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो है कैंप जो था वो ऑर्गेनाइज करना था, ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो है सारे उसके इंतजाम वगैरह जो है वो हो गए थे, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पेशल लीव पिटीशन के तहत अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन के तहत इनका केस जो था वो सुन लिया था, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये चारों चीजें आपकी कवर होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील क्या होती है और जो स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, वो तीनों मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट आते हैं आपके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनके पास 2 पावर्स होती हैं, ठीक है। एक तो जो आपके जनरल पब्लिक के मैटर्स होते हैं, जनरल पब्लिक मैटर्स, दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है। तो ये जो आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है इसमें 2 तरीके के मैटर्स आते हैं, एक आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दूसरे आते हैं आपके जनरल पब्लिक मैटर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर चाहें, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर चाहें तो इन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे कोई जवाब जो है वो मांग सकते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तब भी या फिर जनरल पब्लिक मैटर हो तब भी, ठीक है। अब अगर तो वो मैटर है जनरल पब्लिक मैटर, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जवाब दें, ना चाहे तो जवाब ना दें, ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है कि अगर उनकी मर्जी है जवाब देना चाहते हैं तो वो जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये सवाल पूछता कौन है दोनों केसेस में? प्रेसिडेंट, ठीक है। जो एडवाइजरी मांगी जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा मांगी जाएगी। जनरल पब्लिक मैटर में सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी, वो जवाब देना चाहते हैं तो वो जवाब देंगे, अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो जवाब नहीं देंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट को जवाब जो है वो देना ही पड़ेगा। अब जनरल पब्लिक मैटर होते क्या है, और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। एक बार प्रेसिडेंट ने, ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट को बाध्य क्यों नहीं किया गया, एक बार प्रेसिडेंट ने क्या किया, जनरल पब्लिक मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ लिया कि वो जो है आपका जो राम सेतु, उन्होंने पूछ लिया क्या ये राम सेतु जो है वो राम के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला जय श्री राम, निकलो आगे, ठीक है। मतलब उन्होंने इसके ऊपर जो है कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया, ठीक है। तो जब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जवाब जो है वो देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर कोई भी सवाल आता है तो उनको इसको इंटरप्रेट करके प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है। अब यहां पे उन्होंने आंसर दिया या नहीं दिया अलग बात, यहां पे आंसर देना ही पड़ा। अब जो आंसर दिया गया तो प्रेसिडेंट जो होंगे इनके आंसर के ऊपर बाध्य नहीं है, ठीक है। ना ही यहां पे प्रेसिडेंट को जो भी इन्होंने आंसर दिया, प्रेसिडेंट जो होंगे इनके जो आंसर इनका जो है वो उसके ऊपर बाध्य जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब वही होता है, बहुत बार हमने किया है, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं जुडिशियल रिव्यू में। एक तो होते हैं अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड आता है आपका आर्टिकल 13 और थर्ड आता है आपका आर्टिकल 13 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और थर्ड है आपका मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तीनों चीजें समझो। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मैटर जो है जुडिशियल रिव्यू किस चीज के ऊपर किया जा रहा है, किस चीज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा लॉ जो है वो बन गया जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट जा रहा हो। जैसे आपका ये था क्या कहते हैं, जो बिल जो है इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें उसके अगेंस्ट जा रहा था। किस तरीके से जा रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा रही थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को छोड़ के बाकी सबको उसमें इंक्लूड किया जा रहा था। इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा रही थी और इसी वजह से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा था। तो ऐसी चीजों के ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी चीज जाएगी तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू के तहत। उसके अलावा आर्टिकल 13 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि कुछ भी अगर कोई भी चीज जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके, आर्टिकल 13 के थ्रू आर्टिकल 32 का प्रयोग करके रिट्स वगैरह जो है वो इशू कर सकता है। और आर्टिकल 13 जो है वो ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी लॉ जो आपका फंडामेंटल राइट जो है उनको वायलेट कर रहा हो तो उसको जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड जो है वो घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट आते हैं आपका फेडरल इक्विलिब्रियम। फेडरल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई भी चीज या कोई भी लॉ ऐसा बन गया है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा हो तो उस लॉ को जो है जुडिशियल रिव्यू उस लॉ के ऊपर जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था सारा आपका जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है टॉपिक आपका वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट जो था वो हमने यूके से अडॉप्ट किया था। ठीक है, यूके से अडॉप्ट किया हुआ है ये कोर्ट ऑफ, इसका आर्टिकल 129 डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जो आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है और आर्टिकल 215 ये हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो डिक्लेयर करता है। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 और सिर्फ यही दो कोर्ट्स हैं। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दो कोर्ट्स हैं जिनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो माना जाएगा। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि इस कोर्ट में, इन दोनों कोर्ट्स में कोई भी ऐसा फैसला सुनाया गया उस फैसले को जो बाकी के कोर्ट्स जो हैं उसको अपना फैसला सुनाने में इसके फैसले को कोर्ट जो है वो कर सकते हैं। कोर्ट ये वाला कोर्ट नहीं, QUOTE वाला। ठीक है, तो इनके सुनाए हुए फैसलों को जो बाकी कोर्ट्स जो हैं वो इनके सुनाए हुए फैसलों को कोर्ट करके फैसला सुना सकते हैं। यही चीज कहलाती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो है इसमें दो चीजें जो है वो आती हैं आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। वो क्या क्या है वो लिख लो, ये आर्टिकल भी लिख लेना, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215। ठीक है, तो इसमें दो पावर्स आती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। पहली है आपकी इट्स रिकॉर्ड शैल बी एन एडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस कि इसके जो रिकॉर्ड जो होंगे या इसके रिकॉर्ड जो होंगे उनको एडमिसिबल एविडेंस जो है वो माना जाएगा। मतलब जो भी इन्होंने फैसले सुनाए हैं उनको एज ए एविडेंस जो है वो माना जाएगा और किसी दूसरे केस में भी उसको जो है डायरेक्टली जो है कोट किया जा सकता है। सेकेंड है द कोर्ट शैल एंजॉय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि ये जो कोर्ट्स जो होंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होंगे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंजॉय करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एंजॉय करेंगे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि आपको सजा जो है, आपको जेल जो है वो नहीं भेजा जाता, अदरवाइज कोई भी मॉनेटरी जो पनिशमेंट जो है वो आपको दे दी जाती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको जो है जेल जो है वो भेजा जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि क्या हुआ कि 2019 या 20 की बात होगी, सीबीआई डायरेक्टर जो थे मुजफ्फरनगर में रेप केस हुए, ठीक है। ये सिविल कंटेम्प्ट में ही आएगा, सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। तो सीबीआई डायरेक्टर जो थे मुजफ्फरनगर जो है बिहार में, वहां पे जो है रेप जो है वो हुआ था। तो उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो वो मामला जो था वो सीबीआई के पास गया, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने स्पेशली लिख के भेजा कि इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, इसकी कहीं पे भी आपको ट्रांसफर जो है वो नहीं करनी, ताकि वो जो है इजीली इस मसला, ये जो सारा मसला जो है इसको सुलझा सके, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आया होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी प्रमोशन वो करके, ट्रांसफर करके काला पानी भेज दिया इसको, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो है इसकी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। बाद में जब किसी ने पीआईआर डाल दी कि सर जो है इसकी इस तरीके से जो है ट्रांसफर जो है वो हो चुकी है, सीबीआई को बुलाया गया, सीबीआई के जो डायरेक्टर है उसको बुलाया गया वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। तो जब वहां पे इसको बुलाया गया तो इसने बोला कि सर मेरे को ऐसे पता नहीं था कि आपने इस तरीके से इसको जो है वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, इसकी ट्रांसफर जो है वो करने से आपने मना किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देख, उसके सामने ना वो पूरा जो पर्चा जो था, जो उसका ट्रांसफर लेटर जो था, इसको दिखाया कि देख वहां पे जहां पे तूने साइन किया है उसके ऊपर डायरेक्टली ये चीज जो है ये मेंशन की हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि इस ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इसकी ट्रांसफर जो है वो नहीं की जा सकती, तूने फिर भी उसके ऊपर साइन कर दिए। एक बात, पहली बात तो वो प्रॉपर लिखा हुआ था। दूसरी बात, तू कह रहा है कि तूने जो है वो उस चीज को पढ़ा नहीं, तो क्या तुम जो है बिना पढ़े लिखे साइन कर देते हो, ठीक है। किसी भी पेपर के ऊपर तुम लोग जो है बिना पढ़े लिखे साइन कर देते हो क्या। उसके ऊपर क्या किया, सीबीआई डायरेक्टर को बोला देख वैसे तो बनता है तेरे ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्यों, क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि आप जो है कोर्ट की बात जो है या कोर्ट को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, या कोर्ट की इमेज जो है उसको जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि जो जस्टिस है उसमें डिले करने की कोशिश कर रहे हो। वो चीजें जो होती हैं वो आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती हैं। तो बेसिकली आप कर क्या रहे थे, आपने जानबूझ के इसकी ट्रांसफर की ताकि जो है वो जो जस्टिस जो है वो डिले हो जाए। हालांकि ये बनता तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन क्योंकि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका चार्ज जो है वो आपके ऊपर नहीं लगाते। आपको हम क्या करेंगे, इसके ये जो सीबीआई डायरेक्टर थे इनको बोला कि आपको 5 लाख तक का जुर्माना जो है वो देना होगा। उसी के साथ साथ, ठीक है, आपको 9 बजे से लेके 4 बजे तक, जब उनका केस खत्म हुआ, वो जो सारी सुनवाई जो थी वो खत्म हुई, उनको बोला कि आपको 4 बजे तक, ठीक है, ये कोर्ट में ये साइड में आपको कुर्सी दे देंगे, आप वहीं पे बैठे रहोगे, ठीक है, कहीं नहीं आप जा सकते, ठीक है। तो ये सजा जो है ये सीबीआई डायरेक्टर को दी गई अंडर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक एग्जांपल इसका और है, एक ना बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नाम है उनका अनुराग ठाकुर, ठीक है। अभी बाद में ये जो है एमपी बन गए थे, आई थिंक उधर से मध्य प्रदेश से, आई थिंक। तो अनुराग ठाकुर जो हुआ करते थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो हुआ करते थे। तो आपको याद होगा आईपीएल में घोटाला हुआ था एक, ठीक है, तो उसमें इसका नाम आया था अनुराग कश्यप का, सॉरी अनुराग ठाकुर का उसमें नाम आया था। तो जब बात जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा अनुराग ठाकुर से कि तूने कहीं जो बातचीत हमारे बीच में हो रही है, तूने ये कहीं बातचीत या ये जितनी भी स्कैंडल से रिलेटेड, आईपीएल स्कैंडल से रिलेटेड कोई भी बातचीत जो है तूने कहीं आईसीसी को तो नहीं बताई। आईसीसी आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोड जो भी है, ठीक है, आईसीसी आप समझते होंगे, क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो बीसीसीआई है जो इंडिया का बोर्ड है, ठीक है, क्रिकेट का, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुमने आईसीसी को तो नहीं बताई हमारे बीच में जो बातें वगैरह हुई हैं, ठीक है। तो इसने बोल दिया अनुराग ठाकुर ने कि नहीं सर मैंने इनको कुछ नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पूछा पक्का नहीं ना बताया, तो कहता नहीं बताया। देन उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया आईसीसी को, ठीक है। तो आईसीसी ने क्या किया, अब आईसीसी थोड़ी झूठ बोलेगी, आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने पूरा काला चिट्ठा जो था इसका ठाकुर का, अनुराग ठाकुर का,
वो सुप्रीम कोर्ट को सामने पेश कर दिया। जो इनके बीच में मेल्स वगैरह जो थी, ईमेल्स जो थी वो एक्सचेंज हुई थी, वो सारा काला चिट्ठा इन्होंने इनको बता दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बुलाया इसको, ठीक है, ये ठाकुर को, अनुराग ठाकुर को दोबारा बुलाया। उसको बोला कि देख, एक तो तूने जो है गलत एफिडेविट जो है कोर्ट में पेश किया। जब तेरे से पूछा गया कि तूने कहीं पे ये तो नहीं, हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो आईसीसी को तो नहीं बताई, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने, हमारे पास सबूत है कि बताई है। उन्होंने बोला कि तू आज के बाद, ठीक है, सबसे पहले तो तू ये जो प्रेसिडेंट बना हुआ है इसका बीसीसीआई का, वहां से इस्तीफा दे। दूसरा, आज के बाद तो दोबारा कभी भी इसका प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बन पाएगा बीसीसीआई का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है आपके क्रिमिनल कोड में। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल, मैं इसको बता देता हूं आपको, इसका क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। इसमें क्या हुआ कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, उनके ऊपर चार्ज लगे कि वो जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो जो जब उनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह लगे, तो एक जो लॉयर थे, सॉरी एक वकील, वो थे एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए कि इन्होंने जो है करप्शन वगैरह में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। देन मीनवाइल क्या हुआ, चीफ जस्टिस जो थे वो चेंज हो गए, ठीक है। तो इनका केस जो था वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया, ठीक है। तो जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया, तो जो वहां के एडवोकेट थे, ठीक है, जो इस केस को लड़ रहे थे, उन्होंने क्या बोल दिया, इन चीफ जस्टिस को बोल दिया कि आप जो हो मतलब वहां पे जैसे बच्चे नहीं गुस्सा हो जाते, तो वहां पे गुस्सा हो गए, अपने कागज वगैरह सारे उठाए और वहां से चले गए, ठीक है। और बोला कि आप भी करप्शन जो है, आप भी करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो और ये वो है, तो ये इतना कह के निकल गए। तो जो इनके खिलाफ जो केस लड़ रहे थे ना, इस एडवोकेट के अगेंस्ट जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को बोला कि सर ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस को आप ऐसे बोल रहे हो, दूसरा आप कोर्ट से मतलब कोर्ट की आप जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कोर्ट से आप मतलब वॉकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस को बोला गया कि सर आप इनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के का जो केस जो है इनके ऊपर आप वो लगा दिए, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इनके ऊपर लगाया जाए। तो इन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाई, ठीक है, चीफ जस्टिस ने। तो इन्होंने उसके ऊपर जो है कोई भी ऐसा जो क्रिमिनल चार्ज जो है वो इनके ऊपर नहीं लगाया और वो केस जो था वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल थे। तो जो बाकी इसमें कुछ अदर पावर्स आती हैं, ठीक है, वो मैंने जो है आपको नोट्स जो है वो उसमें भेजे हुए। अदर पावर्स में यही आता है कि जैसे छोटे मोटे काम जो है ये कर देते हैं। मान लो कि जैसे कोई वो है आपका प्रेसिडेंट जो है, अगर उनको रिमूव करना है, ठीक है, तो उनके रिमूवल का प्रोसेस जो है वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। या फिर जो आपके स्पीकर जो है उनको रिमूव करना है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी मदद ली जाती है। या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ही रिमूव करना है, ठीक है, तो उसमें मैंने कल आपको करवाया था कि कमेटी जो है वो बनाई जाती है। तो वो सारी पावर जो है वो अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती हैं, या अदर जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो मेन जुरिसडिक्शन जो है वो ये 6 हैं। सबसे पहले आपकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, देन आपकी रिट जुरिसडिक्शन, थर्ड है आपकी अपीलिएट जुरिसडिक्शन, फोर्थ है आपकी एडवाइजरी, फिफ्थ है आपकी जुडिशियल रिव्यू, सिक्स्थ है आपकी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये 6 जुरिसडिक्शंस जो है ये आपकी मेन है, ठीक है। अब इसके जो है इसके नोट्स बनाने हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्रिब्यूनल्स करेंगे और करेंगे ये आपका एडीआर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसी क्लास खत्म होगी तो आपको जो है जुडिशरी के जो बचते हुए क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको लिखवाने हैं, तो वो क्वेश्चंस लिख लो। देन उसके बाद जो है हम अपनी क्लास जो है ये फिनिश कर देंगे, और जो बाकी बच्चे होंगे आप जो है अपने नोट्स जो है वो बना लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जज whether the Supreme Court judgment, ब्रैकेट में लिखो जुलाई 2018, जुलाई 2018। ये असल में केस हुआ था जुलाई 2018 में। वैसे ये क्वेश्चन जो है दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है, लेकिन इसी केस को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिकली केस क्या हुआ था कि जो आपके ये थे दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो थे उनका जो है क्या कहते हैं क्लैश हो गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी जजमेंट जो है वो सुनाई थी और ये कहा था कि जो आपके दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है
वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, बेसिकली जो दिल्ली के गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है बात जो है वो उनको सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो था केस जो था ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट आई थी 2018 में। ठीक है, तो ये केस जो है डायरेक्टली एज इट इज केस तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ किसी और तरीके से इस सवाल को जो है वो पूछा जा सकता है। एक इस वजह से आपको ये सवाल करवाया जा रहा है, दूसरा इस वजह से करवाया जा रहा है कि जो जुडिशियल जो जजमेंट्स जो आती हैं आपकी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर ऐसी कोई जजमेंट आ जाती है तो उसका आंसर जो है वो आपको किस तरीके से लिखना है वो आंसर जो है वो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देके फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखो वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ब्रैकेट जुलाई 2018 कैन सेटल अ पॉलिटिकल टसल बिटवीन Lieutenant Governor and elected government of Delhi. Lieutenant Governor and elected government of Delhi. ये क्वेश्चन मार्क देन एग्जामिन 2018 का क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन लिखो आज का, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया and UK seems to be converging as well as diverging in recent times. Full stop. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, from the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the court, principle of federal supremacy, इसको कोर्ट्स में लिखो, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, एंड अगेन इसको भी कोर्ट्स में लिखना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन have emerged full stop, explain 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिखो, critically examine the Supreme Court's judgment. Critically examine the Supreme Court's judgment on National Judicial Appointment Commission Act 2014 with reference to appointment of judges on higher judiciary in India 2017 का क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ greater representation to women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये जो मैंने आज लिखवाए हैं, ये जैसे ही हमारी जुडिशरी का जो सिलेबस जो है वो खत्म होगा तो इसके आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा दिए जाएंगे। ठीक है,
तो आज की जो YouTube की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। अब जो बाकी बच्चे जो हैं वो अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है।